हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्स, है ना। थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है बेटा। अब हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे एमसीक्यूज, जो भी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, उनको हम यहाँ पर लेके आए हैं। और ये हर एमसीक्यूज की सीरीज है ना। 25 के सेट्स हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन नहीं। तो यूनिवर्स, ऑलरेडी यूनिवर्स के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया बेटा। तो चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। ठीक है, मेरे साथ आप भी इस पर नीचे कमेंट करते रहिएगा कि आंसर क्या होगा, है ना। और आप हर वीडियो को आराम से पॉज करके, हर क्वेश्चन को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को देखिए और अपने आंसर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ यूनिवर्स, है ना। तो बेटा यूनिवर्स जो हमारा है उसकी एज कितनी है, ठीक है। तो हमने बात किया था कि यूनिवर्स बहुत पुराना है ना। मतलब हमारे अर्थ से भी पुराना है ना। अर्थ की एज कितनी बेटा? अर्थ की एज तो आपकी 4.6 बिलियन है, लेकिन यूनिवर्स की एज कितनी बेटा? यूनिवर्स की एज है आपकी वी। वी मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स, है ना। 13.8 बिलियन ईयर्स, ठीक है। अर्थ की एज कितनी है? 4.6। ये वाली किसकी एज थी बेटा? ये आपके अर्थ की एज थी। किसकी? अर्थ की। अर्थ की एज कितनी बेटा? 4.6। और हमारे यूनिवर्स की एज कितनी बेटा? क्या अप्रोक्सीमेट आप 14 बिलियन बोल सकते हो, है ना। तो ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन है द थ्योरी दैट डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, है ना। वो थ्योरी जो यूनिवर्स की ओरिजिन को डिस्क्राइब करे, उस थ्योरी का नाम आपको बताना है ना। बिग बैंग थ्योरी, नेबुलर सेट थ्योरी, सोलर नेबुला हाइपोथेसिस, स्टडी स्टेट थ्योरी। बेटा इन सारी थ्योरीज की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो ये सारी थ्योरीज यूनिवर्स के डिस्क्रिप्शन को बताती है। बट कोई भी थ्योरी इनिशियली क्या होती है? वो होती है हाइपोथेसिस। क्या होती है बेटा? हाइपोथेसिस। तो इनिशियली ये सब हाइपोथेसिस है। अब कोई भी हाइपोथेसिस थ्योरी में कब कन्वर्ट होती है? जब उसमें बताए गए सारे पॉइंट्स को हम प्रूव कर दें, है ना। अब यहां पर क्या है, इन थ्योरीज में या इन हाइपोथेसिस में बहुत सारे पॉइंट्स है, ये सारी थ्योरीज है। बट बहुत ज्यादातर ये सब हाइपोथेसिस वाली थ्योरीज है, जिसकी वजह से इनमें से सारे के सारे अलग अलग साइंटिस्टों ने दी थी। बट इनमें से एक ही थ्योरी को हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से जोड़ पाए हैं सही से, वो है बिग बैंग थ्योरी, है ना बेटा। बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसको दिया था जॉर्ज लेमेंटायर। जॉर्ज लेमेंटायर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी, और इस बिग बैंग थ्योरी के तहत इन्होंने बताया था कि स्टार्टिंग में यूनिवर्स बहुत स्टडी था, और फिर अचानक से एक बड़ा सा धमाका हुआ, एक बैंग हुआ और दुनिया एक्सपेंड करने, है ना। अब आपका जो जॉर्ज लेमेंटायर से इनसे बोला गया कि भैया आप किस बेस पे बोल सकते हो कि एक बैंग हुआ, तो इन्होंने सीधे बोला कि देखो मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है और समय नहीं रिसर्च करने के लिए, लेकिन अगर आप मेरे पे पैसा लगाए और मेरी बात को माने तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। उन्होंने सीधे बोला कि भैया अगर एनर्जी क्रिएट हुई है, तो एनर्जी का एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो भैया अगर ये एनर्जी क्रिएट हुई है, बनी है, बिग बैंग थ्योरी है ना, आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक बैंग हुआ है, तो भैया उसकी एनर्जी आज भी स्पेस में मौजूद होगी। तो नासा ने इनकी बात को माना और प्रोब कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर भेजा, और जब वो वहां पहुंचा तो उसको वहां पर कॉस्मिक एनर्जी मिली। तो इससे प्रूव हो गया कि भैया एक बैंग हुआ था, है ना। फिर बाद में इनसे बोला गया अच्छा बताओ दुनिया एक्सपेंड क्यों कर रही है, तो उन्होंने सीधे बोला भैया तुम एक गुब्बारा ले लो, है ना, और गुब्बारे में दो पॉइंट बना लो। ठीक, अचानक से आप गुब्बारा फुलाएंगे तो क्या होगा? वो पॉइंट एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो अगर दुनिया एक्सपेंड हो रही है, सारी चीजें हमसे दूर जाती हुई दिखाई देंगी, है ना। बिग बैंग थ्योरी में यही बताया था। तो उन्होंने बोला कि अगर चीजें हमसे दूर जाती हैं तो उनके चारों तरफ ब्लू शिफ्ट दिखाई देती है, और अगर हमारी तरफ आ रही है तो उनके चारों तरफ रेड शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट था। ब्लू शिफ्ट किस लिए था? भैया अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम समय से हमारे करीब आ रहा है तो उसमें ब्लू शिफ्ट होगा, अगर दूर जा रहा है तो उसमें कैसी शिफ्ट होगी? रेड शिफ्ट।
तो ज्यादातर जितने भी प्लैनेट देखेगा उसके चारों तरफ किस तरह की शेप मिली बेटा, रेड शेप। तो इससे बिग बैंग थ्योरी प्रॉपर तरीके से प्रूव हो गई और ये थ्योरी बन गई क्या, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए बिग बैंग थ्योरी किसने दी, जॉर्ज रमिनटायर। ठीक है, यूनिवर्स की थ्योरी पे हम ये बोलते हैं, है ना। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ भी सकता है ना। विच इज द लार्जेस्ट नोन गैलेक्सी, हमारे पास जो दुनिया की सबसे बड़ी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, दूसरा है IC1101, तीसरा है मिल्की वे और चौथा है वर्लपुल गैलेक्सी। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग की एरर आ गई थी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पहले से लिख दिया गया है, डोंट वरी। ठीक है, इसका सही आंसर IC1101, IC1101 है ना। अब देखो होता क्या है कि तुमको देख के लगे करे ये क्या आंसर होगा, नॉर्मली जो नहीं लगता है वही आंसर हो जाता है ना। एंड्रोमेडा सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी, कैसी गैलेक्सी बेटा, नियरेस्ट, हमारे सोलर सिस्टम की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है। मिल्की वे हमारी खुद की गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है भाई, मिल्की वे, हिंदी में बोलते मंदाकिनी, है ना, इंग्लिश में मिल्की वे। तो हमारी खुद की गैलेक्सी का नाम क्या बेटा, मिल्की वे, है ना। एंड्रोमेडा हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नियर अबाउट, हमारे गैलेक्सी सबसे नियर अबाउट जो गैलेक्सी है वो दैट इज एंड्रोमेडा। लेकिन पूरा अब तक नोन गैलेक्सी में सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी बेटा, IC1101, है ना, ये आई है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अक्सर पेपर में क्वेश्चन बना देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द स्टार प्राइमरीली मेड ऑफ, जितने भी तारे होते हैं तारों के पास खुद की एनर्जी होती है ना। सन भी एक स्टार है, तो स्टार जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, निकेल, नन ऑफ द अबव। भैया एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि तारे जो है वो किस चीज से बने होते हैं, देखो एनर्जी वाले मटेरियल से बने होंगे। ठीक है, तो जितने भी तारे हैं, तारों के अंदर जो भी गैसेस हैं, हम उनके अंदर क्या पाई जाती है बेटा, गैसेस पाई जाती है। तो नॉर्मली पूछा जाता है कि भैया कौन सी गैस पाई जाती है, नहीं, हमारे पास ज्यादातर स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। नॉर्मली सबसे इजी कॉन्सेप्ट आपका सन का, है ना, सन के अंदर जो भी गैसेज हैं भैया वो कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम है ना। तो वहां पर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, है ना, तो हाइड्रोजन हीलियम तो पाई जाती है, हर स्टार की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, ध्यान रखिएगा और इसको आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, और स्टार्स के अंदर ये जितनी भी गैसेज है वो किस स्टेट में पाई जाती है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका 5 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोथ कंडेंसेशन। तो जितने भी गैसेज हैं ये किस स्टेट में है, प्लाज्मा। किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी स्टेट पाई जाती है, 5 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोथ कंडेंसेशन। इसे याद रखिएगा। तो जितने भी स्टार्स हैं वो नॉर्मली आपका हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बने होते बेटा, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है ना। आयरन निकल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, ये तो हमारे अर्थ के अंदर पाया जाता है ना। अर्थ की 3 लेयर होती है ना, और उसमें अगर हम बात करते हैं ना, अर्थ की 3 लेयर होती है, तो सबसे बाहर की लेयर क्रस्ट होती है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। बीच की लेयर बेटा मेंटल होती है, मेंटल की बात करें तो सिलिकॉन और मैग्नीज से मिलकर बनी है। और सबसे अंदर की लेयर है आपकी कोर, कोर निकिल और आयरन से मिलकर बनी। तो ये निकिल और आयरन कहाँ पे, अर्थ के कोर का पार्ट। चलो, व्हाट टाइप ऑफ गैलेक्सी इज मिल्की वे, है ना, मिल्की वे किस तरह की गैलेक्सी है ये पूछ रहा है। भैया मिल्की वे आपकी ऐसे गोल 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 स्पाइरल गैलेक्सी है ना। तो इसका सही जवाब क्या है, स्पाइरल गैलेक्सी, है ना। तो याद रखिएगा स्पाइरल है, ठीक, ऐसा स्पाइरल फॉर्म में है। ठीक, हमारे जितने भी प्लैनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट किस तरह से रिवॉल्व करते हैं बेटा, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, है ना। और जो हमारी गैलेक्सी है उसका शेप कैसा है, स्पाइरिका, स्पाइरल, ऐसे गोल गोल स्पाइरल, याद रखिएगा। हमारा गैलेक्सी का शेप बेटा कैसा है, स्पाइरल शेप है ना। और इरेगुलर, लेक्टिकुलर, ये सब शेप्स होते हैं, बट ये हमारे पास हमारी गैलेक्सी से रिलेट नहीं करते हैं। हमारी गैलेक्सी कैसा है, स्पाइरल शेप में, कल पीला काल, गोल गोल एकदम स्पाइरल शेप में है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक,
फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करें, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, है ना भाई। ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा सोलर सिस्टम का। लाल ग्रह या लाल प्लैनेट, रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं भाई? रेड प्लैनेट आपको पता ही है, आपको पता है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ। ये किसे बोलते हैं भाई? आपके मार्स को बोलते हैं। और मार्स को रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं बेटा? रेड प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। क्या पाया जाता है बेटा? आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड के ज्यादा मात्रा में पाए जाने की वजह से इसको हम बोलते हैं रेड प्लैनेट। तो मार्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? बेटा मार्स को बोलते हैं रेड प्लैनेट, इससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेड प्लैनेट के फॉर्म में हम किसको जानते हैं? मार्स को। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार हम बोलते हैं किसे? वीनस को। बोलते हैं वीनस को। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार हम किसे बेटा बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है आपका जुपिटर, और अर्थ सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी। ठीक है, सारे पॉइंट्स हैं जो बार बार सुनने पर आपको याद होंगे। जितना आप इसे सुनोगे बेटा आपको उतना ज्यादा ये याद होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो रेड प्लैनेट का सही आंसर है बी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है ना भाई। छोटे प्लैनेट की जब बात आती है तो यहाँ पर आपका प्लूटो तो भैया सबसे छोटा रहा नहीं, ये तो डार्क प्लैनेट हो गया। याद रखिए किस तरह का प्लैनेट हो गया बेटा? डार्क प्लैनेट हो गया, है ना। पहले प्लैनेट था लेकिन अब ये प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रहा। तो अब बचा क्या? अब बचा मरकरी। मरकरी इसका आंसर हो जाएगा। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और शुरू का सबसे पहला प्लैनेट है। सन के सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट पाया जाता है बेटा वो आपका मरकरी पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। प्लूटो वास्तविक रूप से देखा जाए तो मरकरी से भी छोटा है, बट प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की हर साल मीटिंग होती है और उसने पाया कि भैया प्लूटो जो है इसके पास अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है। दूसरी चीज इसकी ऑर्बिट कोई फिक्स नहीं है, कभी अपनी ऑर्बिट में रहता है तो कभी खुद की दूसरी ऑर्बिट में चला जाता है, तो जिसकी वजह से इसको क्या किया? प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। तो इसे ध्यान रखना बेटा, है ना। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कई बार बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं। देख के लगता है, समझ के लगता है कि जो सन के सबसे करीब होगा सबसे गर्म होगा, भाई सन के सबसे करीब मरकरी, बट ये आंसर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वीनस, है ना। वीनस इसका सही जवाब है। अब आप सोचे होंगे सर वीनस तो सन के दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे तो मरकरी आता है, तो सबसे करीब जो सन के होगा वो सबसे गर्म होगा बेटा, लेकिन ये गलत है। क्यों? बिकॉज देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि मरकरी हाँ सबसे करीब है, लेकिन वीनस की अगर हम बात करें तो वीनस के एटमॉस्फेयर में 90% से ज्यादा बेटा क्या पाया जाता है? 90% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो अपने अंदर हीट को रिटेन करने की कैपेसिटी रखती है। भाई ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? अपने अंदर हीट को रिटेन कर लेती है। अचानक से कमरे में 20-25 लड़के भर जाए तो क्या होगा? कमरा गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाता है? क्यों? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर हवा में रुक जाता है। अब रुक गया तो बॉडी से निकलने वाली हीट को रिटेन करेगा और क्या करेगा? कमरे को गर्म करेगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकदार और गर्म प्लैनेट कौन सा है? वीनस। वीनस इतना गर्म होता है इसीलिए खुली आंख से दिख जाता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्या? प्रेशर कुकर प्लैनेट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर कुकर प्लैनेट। प्रेशर कुकर प्लैनेट के नाम पे हम किसको जानते हैं भाई? वीनस को जानते हैं। भूलिएगा नहीं, सिंपल सा आसान से क्वेश्चन थे लेकिन बार बार आपको परेशान करते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक कि वीनस वाला ये तो क्लियर हो गया। ठीक, आंसर क्या है? बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द प्लैनेट विद द मोस्ट मून इज, है ना। वो प्लैनेट जिसके पास सबसे ज्यादा मून पाए जाते हैं, है ना। वो प्लैनेट जिसके पास सबसे ज्यादा मून पाए जाते हैं वो कौन सा है बेटा? वो है आपका, ठीक है। देखो एक टाइम था जुपिटर नंबर 1 पे था, लेकिन जुपिटर को पीछे करके सैटर्न नंबर 1 पे हो गया है ना। पुरानी किताबों में पुराना डेटा जो होगा वो आपको किसको आंसर बताएगा? जुपिटर को। लेकिन हम नए डेटा के साथ चलते हैं तो हम क्या बता रहे हैं? सैटर्न। ठीक है, सैटर्न या शनि सबसे ज्यादा इसके पास सैटेलाइट पाए जाते हैं, है ना। नेचुरल मून पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा नेचुरल मून किसके पास है बेटा? सैटर्न के पास। सॉरी, ठीक है, सैटर्न के पास है। ठीक है, 90 प्लस है, याद रखिएगा। जुपिटर अब दूसरे नंबर पर है। ठीक है, सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा
मून पाया जाता है सैटर्न के पास, देन जुपिटर के पास, यूरेनस, नेपच्यून, मार्स और अर्थ। अर्थ के पास एक ही है। और वीनस और मरकरी, है ना, वीनस इज इक्वल टू मरकरी इज इक्वल टू 0। वीनस और मरकरी के पास एक भी क्या नहीं पाया जाता है, सैटेलाइट नहीं पाया जाता। ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन, है ना, सूर्य हमारा एक तारा है। सन क्या है, सन हमारा एक स्टार है ना, क्या बेटा, स्टार है ना। और सन जो है इसके पास अपनी एनर्जी किससे आती है, हाइड्रोजन से। किससे आती है बेटा, हाइड्रोजन से, है ना, हीलियम। एंड जब हाइड्रोजन जलता है तो हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो सन के अंदर जो भी हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, हीलियम में। और सन के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर हीलियम का एक भारी मॉलिक्यूल बनाता है। तो क्या करता है, लगातार सन को एनर्जी देता है। सन के अंदर हाइड्रोजन लगातार किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, हीलियम में हो रही है। तो हमारे सन का अगर मेन कंपोनेंट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन अभी ज्यादा है। धीरे धीरे करके जब हीलियम ज्यादा हो जाएगी सन खत्म होने लगेगा, ना सन की एनर्जी खत्म होने लगेगी। और जब सन की एनर्जी खत्म, अब जो दुनिया भी खत्म होने लगेगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर जानने वाली चीज यही है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट हमारी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। सन के अंदर जो भी गैस है वो हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में होती है, प्लाज्मा फॉर्म। ध्यान रखिएगा, आपके ब्लड में भी प्लाज्मा पाया जाता है, लेकिन वो प्लाज्मा और ये प्लाज्मा बिल्कुल अलग है। तो ध्यान रखिएगा, जितना आप ध्यान रखोगे उतना फायदे में रहोगे। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज अ लाइट ईयर, है ना। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है भैया, लाइट ईयर, है ना। टाइम की, डिस्टेंस की, लाइट इंटेंसिटी की, इनमें से किसी की नहीं। भैया लाइट ईयर सुनते ही तुम्हें लगेगा भैया ये तो टाइम की होगी, है ना, ईयर लिखा हुआ है। बट इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है बेटा, डिस्टेंस की, दूरी की, है ना, याद रखिएगा, डिस्टेंस की यूनिट होती है लाइट ईयर। कई बार पेपर में आया हुआ है, इसको भूलिएगा नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, जितना आप ध्यान रखोगे उतना फाइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की याद बात करें, कॉमेट्स टेल ऑलवेज पॉइंट्स, है ना। जितने भी कॉमेट्स होते हैं उनकी टेल किस तरफ होती है, टुवर्ड द सन, अवे फ्रॉम द अर्थ, टुवर्ड द अर्थ, रैंडमली, है ना। तो ये अर्थ वाला ये सब तो होगा नहीं, है ना। इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे बेटा तो इसका आंसर होगा अवे फ्रॉम द सन। जितने भी कॉमेट होती है उनकी पूंछ सन से दूर जाती हुई होती है। तो ये वाला पॉइंट एकदम सही है, इसे ध्यान रखिएगा। जितने भी कॉमेट्स हैं उनका जो टेल होती है वो अवे फ्रॉम द सन होती है, टुवर्ड द सन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अगर ये सन है तो कॉमेट जो है वो ऐसे जा रहे हैं तो इनकी टेल इस तरफ होगी, अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये जानने वाले पॉइंट्स हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फिनोमिना अकर व्हेन द मून कम डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड सन। देखो बहुत सिंपल सी चीजें, नहीं समझ में आ रहा तो कर लो। अर्थ और सन के बीच में अगर मून आता है तो क्या होता है भैया, है ना। तो आपको अर्थ से सन के बीच में मून दिखेगा तो क्या हो जाएगा, सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, है ना। तो आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, सोलर एक्लिप्स। ठीक है, लूनर एक्लिप्स कब होता है, जब, ठीक है, मून और अर्थ के बीच में सन आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, लूनर एक्लिप्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात बराबर होती है। और ये कब होता है, ये साल में 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सन की रेज इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ती है, तो ये होता है आपका इक्विनॉक्स, ध्यान रखिएगा। और सॉलिसाइड की बेटा अगर हम बात करें तो सॉलिसाइड क्या होता है, सॉलिसाइड वो होता है जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ती है, तो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के बड़े दिन होते हैं, हम बोलते हैं सॉलिसाइड। ठीक है, समर सॉलिसाइड और विंटर सॉलिसाइड के फॉर्म में हम इसे जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला, द डार्क पैचेस ऑन द मून आर कॉल्ड। मून के ऊपर जो धब्बे होते हैं डार्क डार्क, वो क्या कहलाते हैं, है ना। क्रेटर, मैरिया, आइलैंड, नन ऑफ द अबव। तो जो मून है आपका, मून के ऊपर बहुत सारे पैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं,
तो ये पैचेस यूजुअली क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपकी मैरिया, है ना। आप अगर मून को देखेंगे तो मून के ऊपर बहुत सारे गड्ढे आपको दिखेंगे। ये पैचेस जो होते हैं, नॉर्मली अगर आप टेलीस्कोप से देखोगे आपको समझ में आएगा। नॉर्मली ओपन आइज से आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, टेलीस्कोप से दिखेगा। तो ये डार्क पैचेस जो मून पे होते हैं बेटा, ये कहलाते हैं मैरिया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला। चलो, है ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट, है ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट पत्थरों की जो बेल्ट होती है किन दो प्लेनेट के पीछे बीच में पाई जाती है? जुपिटर और सैटर्न, मार्स और जुपिटर, वीनस और मार्स, मरकरी एंड वीनस, है ना। तो एस्ट्रॉइड की बेल्ट होती है ना, वो किन दो प्लैनेट के बीच में पाई जाती है? तो इसे ध्यान रखिएगा, ये पाई जाती है आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में, है ना। ठीक, आपके सोलर सिस्टम में से आपका सन है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो यहाँ पर कहीं आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है, याद रखिए। एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में बेटा पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्स और जुपिटर, है ना। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट रोटेशनल पीरियड, है ना। वो कौन सा प्लैनेट है जिसका रोटेशनल पीरियड सबसे लंबा है ना। तो भैया रोटेशनल टाइम क्या होता है? जब कोई भी प्लैनेट अपने एक्सिस पर लट्टू की तरह नाचता होता है, बोलते हैं रोटेशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? उसी के साथ साथ वो सन का एक चक्कर लगाता है। तो रोटेशन टाइम मतलब दिन, किसका दिन सबसे बड़ा है, किसका दिन सबसे छोटा है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। देखो अगर आप देखा जाए तो इसमें वीनस का रोटेशन टाइम सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि भैया 225 दिन से ज्यादा टाइम ले लेता है और रेवोल्यूशन टाइम इसके अंदर होता है। ठीक है, तो वीनस का एक दिन एक साल से बड़ा होता है। वीनस का एक साल मतलब सन का एक चक्कर लगाना एक साल होता है, तो वो उसका एक साल जल्दी हो जाता है, एक दिन बहुत देर में होता है। तो वीनस का ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बेटा? वीनस, ध्यान रखिएगा, है ना। विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट रोटेशनल टाइम? सबसे छोटा किसका होता है ना? जुपिटर। मिनिमम किसका होता है? जुपिटर का। मैक्सिमम किसका होता है बेटा? वीनस का। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इनको अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, विच मून इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून कौन है? मतलब किस प्लैनेट का सैटेलाइट सबसे बड़ा है? तो भैया जुपिटर का। अब उस सैटेलाइट का नाम पूछ रहा है, तो टाइटन, गैनीमेड, यूरोपा, सेलेस्टो। आंसर है गैनीमेड, है ना। ये जुपिटर का हिस्सा है और ये हमारे सोलर सिस्टम का बेटा सबसे बड़ा सैटेलाइट है ना। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड, सबसे टिड्डी सा छोटा सा सैटेलाइट डेमोस। डेमोस किसका हिस्सा है? मार्स का। गैनीमेड किसका हिस्सा है बेटा? जुपिटर का है। इसे याद रखिएगा, आंसर है गैनीमेड। टाइटन आपका सैटर्न का हिस्सा है ना। ये सारे सैटेलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्लैनेट हैज द ग्रेट रेड स्पॉट? भैया वो कौन सा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाल धब्बे पाए जाते हैं? बड़े 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 लाल धब्बे किस प्लैनेट के ऊपर पाए जाते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये मार्स है, जुपिटर है, नेपच्यून है कि यूरेनस है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? जुपिटर। जुपिटर के ऊपर बड़े बड़े लाल स्पॉट्स पाए जाते हैं, रेड स्पॉट्स पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत यूजफुल है। ठीक है, ग्रेट रेड स्पॉट आपको किसमें मिलेंगे बेटा? जुपिटर पे मिलेंगे। चलो हाँ, प्लूटो, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट मून ऑफ प्लूटो? भाई प्लूटो तो अब प्लेनेट रहा नहीं, लेकिन इसका जो सबसे छोटा मून था उसका नाम क्या है? हाइड्रा, कैबरोस, निक्स, स्टिक्स। तो ये पूछा जाता है कभी कदार, पेपर में आ जाता है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है ना। तो उसका नाम क्या बेटा? स्टिक्स। ठीक है, प्लूटो का सबसे छोटा जो मून है उसका नाम क्या बेटा? स्टिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सबसे खतरनाक, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किस प्लैनेट के पास है? अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, है ना। देखो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस आपके कैसे प्लैनेट है? आपके गैसियस प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट है।
है ना। अर्थ आपका कैसा प्लैनेट है, इनर प्लैनेट है ना। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड बेटा किस प्लैनेट के पास होती है, जुपिटर के पास। जुपिटर हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। इन सारे प्लैनेट में सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बेटा किसकी है, जुपिटर की है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल इन स्पेस, अक्सर बार पूछा जाता है। पहला पर्सन जो स्पेस में गया, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गैगरिन, हुज एल्ड्रिन वेलेंटीना तेरेशोवा। बेटा है का बहुत बार पेपर में आ चुका है। आई थिंक कि आप में से ज्यादातर लोगों को पता भी होगा, है ना। आंसर है यूरी गैगरिन, है ना। यूरी गैगरिन वो पहला पर्सन था जो स्पेस में गया। चांद पे जाने वाला पहला पर्सन कौन था, नील आर्मस्ट्रांग था। नील आर्मस्ट्रांग इज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू द मून, ठीक है। ये सारे चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। यूरी गैगरिन का नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, जापान। फिर जापान तो नहीं है, जापान तो आजकल लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बहुत फेमस हो रखा है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो यूएसएसआर इसका सही जवाब है ना। यूएसएसआर ने सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा था स्पेस में, है ना। तो स्पेस में भेजने वाला सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसका था, यूएसएसआर का। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट उसका नाम क्या था। अपोलो 11, स्पुतनिक 1, एक्सप्लोरर 1, वॉस्टोक 1, है ना। ये सब रशिया के ही सैटेलाइट्स है। पूछा भैया जो स्पेस में भेजे जाने वाला सबसे पहला सैटेलाइट था उसका नाम बता दीजिए, है ना, उसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा स्पुतनिक। स्पुतनिक वो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो स्पेस में भेजा गया, इसे याद रखिएगा। बाद में ये सारे सब बात के हैं तो इसे ध्यान रखिएगा, है ना। स्पुतनिक पहला था, ठीक। चलो, हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च बाय विच स्पेस, हबल स्पेस टेलीस्कोप बहुत ज्यादा न्यूज में है। पूछा जाता है कि भैया ये किस स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है, तो बताने की जरूरत नहीं है, इसरो तो अपने यहाँ की है। रॉसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है, ईएसए यूरोप की है, जाक्सा जापान की है, नासा अमेरिका की है। बेटा इसका काम किसका है, ये नासा का, है ना। हबल स्पेस कहाँ का है, नासा का, है ना। रॉसकॉस्मोस बेटा कहाँ का है, ये आपका रशिया का है ना, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसरो कहाँ की है, अपने इंडिया की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा यूएसए की है, ये यूरोप की है ना। और एक आती जाक्सा, जाक्सा JAX, जाक्सा कहाँ का बेटा, जापान का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पूछा जाता है, अक्सर मैच करने को आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या आंसर होगा, तो इसमें कंफ्यूज बेटा बिल्कुल ना होना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फर्स्ट ह्यूमन मून लैंडिंग अकर्ड इन, है ना। सबसे पहला व्यक्ति जो मून पे गया बेटा वो कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था तो भैया वो मून पर लैंड किया था, तो किस ईयर में लैंड किया था, तो आपको ही बताना है। इन चारों में से क्या आंसर होगा, 1965, 1969, 1971, इन 1975, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, फैक्ट्स ही आपके पेपर में आते हैं। तो भैया नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गया था, 1969 पर मून पर लैंड किया था। बेटा कब लैंड किया था, 1969 में, इसे याद रखिए। कब लैंड किया, 1969। तो बेटा हमने ये देख लिया क्या, टॉप 25 क्वेश्चंस एकदम रैपिड फायर तरीके से हमारे साथ आपने आपने इसको डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। हम कोशिश कर देंगे और इसी तरह के 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करें, और 25-25 के सेट करके डिस्कशन जब करते हैं ना तो बहुत मजे से आपको समझ में आता है। चलिए आज के लिए बेटा इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।